नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज पे। मैं हूं आपकी सिमरन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नहीं रही छत्तीसगढ़ की पहली पंथी कलाकार, 65 साल की उम्र में चल बसी। रिसाली मुक्तिधाम में किया गया अंतिम संस्कार। दुर्ग विधायक ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। स्कूल जाकर बच्चों से निवेदन किया कि बच्चे अपने पालकों से उनके पक्ष में वोट करें। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित संतोषी पारा मंदिर में असामाजिक तत्वों ने भगवान की प्रतिमा को किया खंडित। नवरात्र के चलते भिलाई स्थित सेक्टर 7 में बनेगा अयोध्या जैसा राम मंदिर। कोलकाता से आए पंडाल निर्माता देंगे मंदिर को आकृति। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मिनी माता राज्य अलंकरण सम्मान से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित राष्ट्रीय ख्याति लब्ध भरभरी एवं पंथी सुश्री अमृता बारले का निधन हो गया। 65 वर्षीय महिला राष्ट्रीय कलाकार अमृता बारले का जन्म 2 मई 1958 में छत्तीसगढ़ के ग्राम बठेना पाटन जिला दुर्ग में हुआ। सुश्री अमृता बारले द्वारा छत्तीसगढ़ के ग्राम बठेना दुर्ग से 9 वर्ष की उम्र से सन 1970 से 2023 तक कला यात्रा रही है। छत्तीसगढ़ के मशहूर वरिष्ठ लोक गायक बैतल राम साहू के साथ प्रमुख लोकगीत तोला बंदत हूँ बाबा, जय सतनाम, चंदैनी तर्ज, कैसे करो मैं मया के बखान, मैं तो जियत हावों जोड़ी, मोर तोर चा खातिर, बोरे बासी के खवैया कहाँ गेरे, इतने प्रसिद्ध गीत आज भी लोगों के दिल में छू लेती है। विगत दिनों अचानक स्वास्थ्य खराब होने की वजह से शंकराचार्य हॉस्पिटल जुनवानी भिलाई के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जिसमें जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। अंततः अमृता बारले का 12 अक्टूबर 2023 को शाम 4 बजे निधन हो गया, जिनका आज रिसाली मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आखिर ऐसा क्या हुआ या कौन सा डर विधायक अरुण वोरा को प्रेषण कर गया कि उन्होंने आचार संहिता की परवाह किए बिना ही स्कूल में छात्रों से, उनके पालकों से उनके पक्ष में वोट डालने की अपील कर डाली। देखिए इस खास खबर में। पिछले 2 दिनों से कांग्रेस प्रत्याशी की संभावित सूची जारी हुई, जिसमें दुर्ग नगर निगम के सभापति राजेश यादव का नाम दुर्ग शहर से टिकट की लिस्ट में शामिल है। संभावित लिस्ट जारी होते ही दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई और उन्होंने इस बात की भी चिंता नहीं की कि जिले में आचार संहिता लागू है। तत्काल विधायक शहर में स्थित आत्मानंद स्कूल पहुंचे और बच्चों से निवेदन किया कि बच्चे अपने पालकों से उनके पक्ष में मतदान करने को कहें। जानकारी ये भी मिल रही है कि विधायक ने आनन फानन में पार्षदों की बैठक भी ले डाली। इन सभी बातों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या विधायक को हार का डर सताने लगा है और क्या अब जिन लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है उन्हें आगे आने का मौका मिलेगा। खैर जो भी हो, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप बच्चों से सुनिए कि विधायक ने बच्चों से क्या कहा। साथ ही पूरी जानकारी लगने के बाद संबंधित अधिकारी ने विधायक के खिलाफ जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। सर आए थे मैम, वो क्या बोलते हैं, बोले कि इस बार भी आपके परिवार वालों को, माता पिता को बोलना कि हम लोग को वोट दें, और बोले कि अगर वोट देंगे तो स्कूल का और मतलब कि प्रगति करवाऊंगा, मतलब स्कूल को और बना के अच्छा कराऊंगा, डिजिटल स्कूल बनवाऊंगा, ऐसे करके बोले। और हम लोग को बोले कि अपनी माता पिता को बोलना कि इस बार भी हम लोग को जिताए और प्रोत्साहन दे करके। वो आए थे थर्ड पीरियड पे आए थे वो, विधायक जी थर्ड पीरियड पे आए थे। वो बोले कि इस बार भी खड़े हो रहे हैं हम, तो सपोर्ट करना। घर वाले जाको बता, घर में जाके ये बताएंगे कि अरुण और विधायक जी आए थे, वो सपोर्ट करने के लिए बोले हैं, ऐसे बताएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बोल रहे थे कि वोट देना कांग्रेस को है करके, और जो बचा कार्य है उसको शासन में फिर से आने के बाद उसका कायाकल्प हो जाएगा करके। प्रिंसिपल मैम और अन्य शिक्षकगण भी थे उनके साथ। नहीं, मैम ने तो मना नहीं किया। नहीं, मैम उन्हीं के साथ थी। नहीं, वोरा जी के साथ उनके और अन्य साथीगण आए थे। महापौर जी नहीं थे। नहीं, उसके आगे तो नहीं। बोलने के लिए बोले थोड़ा हम लोग नमस्ते चले। अरुण अच्छा, अरुण वोरा करता है। हाँ, नहीं बोले कि माता पिता बोलना। हाँ? इस बार भी ना अपना बोलिए वोट ना हमको, इस बार भी हम लोग को चला। अच्छा, विधायक जी जो यहाँ है साथ में, मैडम थी साथ में उस समय वोरा जी साथ। और क्या बोले? कुछ मतलब पढ़ाए नहीं आप लोग को? पढ़ाई बस आशीर्वाद दिया चले। मैं है कि स्कूल में जैसे क्योंकि आचार संहिता लागू भी है और इस संबंध में प्रिंसिपल से और
अच्छी जानकारी ली जाएगी कि क्या है करके, और संबंधित आरोप को भी सूचित किया जाएगा। और चूँकि आचार संहिता के संबंध में क्या यदि उसका उल्लंघन से संबंधित प्रतीत होता है तो क्या आवश्यक उस पर कार्रवाई की जा सकती है, वो भी उसके संबंधित। हाँ, संबंधित में अभी पहले प्रिंसिपल से लिया जाएगा कि क्या उन्होंने इस तरीके, क्योंकि अभी हमें आपके माध्यम से संज्ञान में पता चला है, प्रिंसिपल से भी इस संबंध में जानकारी ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित संतोषी पारा में देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गणेश चौक पर स्थापित माता पार्वती की प्रतिमा खंडित कर दी। सुबह जानकारी लगते ही मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के कई नेता पहुंचे और इस घटना पर विरोध जताया। दरअसल मामला भिलाई के संतोषी पारा कैंप 2 में स्थित मंदिर में असामाजिक तत्वों ने मां पार्वती की मूर्ति का हाथ तोड़ा और वस्त्र भी हटा दिए। सुबह पूजा करने पहुंची महिलाओं ने घटना की सूचना मोहल्ले वासियों और पुलिस को दी। पूजा अर्चना कर महिलाओं ने दोबारा वस्त्र पहनाया और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। मौके पर एएसपी ग्रामीण अनंत साहू सहित अन्य अधिकारी थाना छावनी जामुल वैशाली नगर टीम के साथ पहुंचे। बीजेपी और कांग्रेस और हिंदू संगठन के सैकड़ों लोग मौके पर मौजूद थे। साथ ही पुलिस ने भी मोर्चा संभाला हुआ था। इस घटना को धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश करार देते हुए आरोपियों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई। हिंदू संगठन की महिला नेता ज्योति शर्मा ने कहा कि मां पार्वती और शंकर जी की मूर्ति खंडित की गई है। हम इसकी निंदा करते हैं। जिसने भी ऐसा किया है उसको जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार कर सजा देगी। यहाँ पर जैसे कि मूर्ति को तोड़ने की खबर आई है, सुबह ग्रुप में डला हुआ था और विष्णु चंद्राकर भैया से मेरी बात हुई तो 8 बजे के लगभग में, तो यहाँ पर पहुंची तो मैंने देखा कि पार्वती माता का हाथ तोड़ दिया गया है, शंकर जी का हाथ तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर आने के बाद माता ने बताया जो पीछे घर है कि पार्वती माता का पूरा कपड़े को निकाल करके रोड फेंक दिया गया था नीचे। फुटेज में देखे हैं कि उसमें ग्रीन कलर का बाइक में कोई आया है, माता का हाथ और इसको जो तोड़े उसको लेके जा रहा है। देखे हैं तो टीआई साहब ने हमें आश्वासन दिया है, फुटेज में चेक कर रहा है, शायद पकड़ में आ जाएगा और आने के बाद उसका मोहल्ले में जुलूस निकाला जाएगा। तो हमारा मांग है कि जुलूस उसका परिवार सहित निकलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और अगर प्रशासन कहती है इस बार कि वो नशेड़ी है या पागल है तो वो साबित करे नशेड़ी और पागल है। अपने घर की बहन, बेटी, बीबी सबको रोड में लाके निर्वस्त्र करके मुझे बताए कि हाँ मैं पागल हूँ, तब हम मानेंगे कि वो आदमी पागल है। जैसे हमारी माता का वो कपड़ा फेंका है तब मैं मानूंगी कि वो वाकई में पागल है। अपने घर की महिलाओं के कपड़े को फेंक के बताए मुझे। वार्ड 33 के पार्षद जालंधर सिंह का कहना है कि सुबह मूर्ति की हालत देख पुलिस को मोहल्ले वासियों ने सूचना दी। 2 वर्ष पूर्व भी इसी मंदिर में भगवान कृष्ण की प्रतिमा तोड़ी गई थी। लगातार क्षेत्र में हो रही ऐसी घटनाएं सीधे तौर पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कुत्सित प्रयास है, जिसका हम सभी पुरजोर विरोध करते हैं। आज सुबह मित्रों द्वारा पता चला मेरे को कि यहाँ पे मूर्ति तोड़ा गया है। हम देखने आए तो पता चला कि मूर्ति तोड़ के और यहाँ से त्रिशूल निकाला गया है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसका बहुत मैं निंदा करता हूँ कि इस टाइप से घटना जो करते हैं वो अपराधन है। अब एकदम अपराधी तत्व के आदमी हैं, मानसिकता उनका यही है कि शांति नहीं रहा, शांति भंग कर दे। तो इसका मैं घोर विरोध करता हूँ और जल्द से जल्द चाहता हूँ कि जो ये काम किया है, जो इसके पीछे है, वो तह तक पहुँच के इस पर कार्रवाई चाहिए। ये संतोषी नगर का इलाका है। आज सुबह सूचना मिली है कि यहाँ पर एक शिव भवन का मंदिर है जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई। तत्काल मौके पे पुलिस बल प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। देखे हैं यहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति के साथ कोई तोड़फोड़ किया गया है और तत्काल इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है और आसपास के फुटेजेस कुछ खंगाला जा रहा है और कुछ हमें क्लू मिले हैं। शीघ्र ही संदिग्ध की गिरफ्तारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन के अंतरण के मामले को लेकर आज 9वें दिन आमरण अनशन पर बैठी भाजपा पार्षद की तबीयत बिगड़ने से जिला अस्पताल ले जाया गया। बेमेतरा अनुविभागीय अधिकारी सुरुचि सिंह ने दोपहर 1 बजे राम मंदिर प्रांगण में मुलाकात की। उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली गई। इस दौरान आमरण अनशन पर बैठे नीतू कोठारी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। तत्काल जिला अस्पताल को सूचना पर जिला अस्पताल के एम्बुलेंस से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष बेमेतरा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। मंदिर ट्रस्ट भूमि के अंतरण होने तक अनुविभागीय अधिकारी ने कहा कि पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद आमरण अनशन पर बैठे रहने संबंधी उच्च अधिकारी से चर्चा करने की बात कही गई। बेमेतरा में श्री राम मंदिर ट्रस्ट जमीन को लेकर नीतू कोठारी आमरण अनशन पर बैठने पर राज्य भर से अलग अलग अखाड़े के नागा साधु संत समर्थन में पहुंच रहे हैं।
आपको बता दें कि श्री राम मंदिर जमीन की अदला बदली को लेकर जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। आगे ये जमीन मामला बड़ा रूप लेते दिखाई दे रहा है, जो चुनावी समय में शासन प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। नीतू कोठारी यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठी थी और अभी उनका स्वास्थ्य चेकअप सुबह शाम हो रहा था, तो सुबह वाले चेकअप में ही पता चला कि बीपी लो है। तो उनको सख्त समझाई की गई कि प्लीज़ आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए। तो उसके बेसिस पे अभी उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। सही है कि नीतू कोठारी के द्वारा राम मंदिर में जो जमीन अंतरित कर दी गई है, उसके मांग के लिए वो 3 तारीख से आमरण अनशन कर रही है, जिसका आज 9वां दिन था। मेडिकल बुलेटिन टीम जांच के लिए गई तो पाया गया कि शुगर, बीपी और आरबीसी कम होना चालू हुआ। तो उनके द्वारा तत्काल एसडीओ मैडम को खबर की गई। तो एसडीओ मैडम ने तत्काल यहाँ पहुँची और पहुँचने के बाद समझाइश देते हुए कहा गया कि पहले हमको जान बचाना है, फिर हम भी जो सनातन हिंदू धर्म समाज से जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने हम लोग ने भी आपस में विचार विमर्श करके निर्णय लिया कि पहले हमको जान बचाना है और राम मंदिर की संपत्ति जब तक वापस नहीं आती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सुबह जो है धरना स्थल से उनको लेके आया, तब स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बीपी काफ़ी डाउन हो गया था, शुगर एकदम नहीं के बराबर हो गया था, जिससे शरीर बिल्कुल डाउन हो गया था और लगभग बेहोशी की अवस्था में आ गए थे। लेकिन अभी यहाँ आने के बाद उनका ट्रीटमेंट लगातार जारी है और अभी उनकी स्थिति जो है सामान्य हो रही है। अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है, हो सकता है कि 2 दिन उनको और लग जाए। अभी हम देख रहे हैं उनका स्वास्थ्य जैसे जितना जल्दी रिकवर हो जाएगा, जल्दी छुट्टी दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। काफी दिनों बाद जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के इमाम चौक पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान अमित जोगी ने भाजपा और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के दिन में तकरार और रात में प्यार है। जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी आज राजनांदगांव पहुंचे। यहां उन्होंने इमाम चौक पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनावी रण के लिए उनसे चर्चा किया। इस दौरान अमित जोगी ने भाजपा और कांग्रेस को जमकर घेरा। अमित जोगी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस में अटूट प्रेम है और दोनों के बीच दिन में तकरार दिखती और रात में प्यार वाला किस्सा है। वहीं अपने प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर अमित जोगी ने कहा कि पिछले चुनाव में हमने पहले अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, लेकिन अब कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही हम अपनी रणनीति के तहत प्रत्याशी घोषित करेंगे। वहीं जनता कांग्रेस के समर्थक सदस्यों के पार्टी छोड़ने के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि जो चले गए उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं और जो आएंगे उनके लिए शुभकामना है। 15 साल लोगों ने भाजपा को मौका देख लिया, 5 साल कांग्रेस को भी मौका दे दिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। दिन में तो तकरार दिखती है और रात को फिर खूब प्यार भी होता है। ये दोनों पार्टियों के बीच का जो रिश्ता है, मैं तो बोलता हूँ पति पत्नी वाला रिश्ता है। ये केवल और केवल प्रतियोगिता चल रही है दोनों के बीच में कि कौन वादा खिलाफी में आगे रहेगा, कौन भ्रष्टाचार में आगे रहेगा। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ की जनता दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है और इस बार छत्तीसगढ़ में दिल्ली के किसी नेता की सरकार नहीं, छत्तीसगढ़ के बेटा की सरकार बनाई। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा होगा कि राजनीतिक दल कोई भी घोषणा नहीं करेगा, कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं होगा। मैंने 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में एफिडेविट शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है मेरी सरकार बनेगी, मैं ये 10 कदम लूँगा और गरीबी को ख़त्म करूँगा। अमित जोगी की लड़ाई ना तो कांग्रेस से है ना भाजपा से है, मेरी लड़ाई केवल और केवल गरीबी से है। मैंने पहले से ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। इस बार हम इंतजार करेंगे, भाजपा की सूची आ गई है, 2 सूची आ गई है, कांग्रेस की आ जाए, उसके बाद एक रणनीति के अंतर्गत हम अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे। आना जाना लगा रहता है, जो गए हैं उनके साथ भी मेरी शुभकामनाएं हैं, जो आ रहे हैं उनके साथ भी शुभकामनाएं। पर मुझे इस बात का संतोष है, महाराष्ट्र में आप देखिए, पड़ोसी राज्य में उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, उनकी नाक के नीचे से उनकी सरकार चली गई, उनकी 56 साल पुरानी पार्टी ख़त्म कर दी गई। शरद पवार जी जैसे कद्दावर नेता, वो अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी अपनी सरकार को नहीं बचा पाए।
तो हमारी पार्टी के ऊपर तो पहले दिन से ही प्रहार चल रहे हैं, कभी ऑपरेशन पंजा, कभी ऑपरेशन लोटस। उसके बावजूद भी आज मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पिताजी ने जो पार्टी बनाई थी, उनके खून पसीने की ये पार्टी, छत्तीसगढ़ की जो एकमात्र मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टी है, उसका अस्तित्व आज भी बरकरार है और हम अपने दम पर छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अमित जोगी के राजनांदगांव पहुंचने पर उनके कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ साथ उनका स्वागत किया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित जोगी ने प्रदेश की सरकार को शराबबंदी जैसे मुद्दों पर घेरते हुए भाजपा और कांग्रेस की सरकार को घोटालों की सरकार बताया और जनता कांग्रेस के पक्ष में कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर कार्य करने का आह्वान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आगामी 15 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जिसे लेकर शासन प्रशासन ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। वहीं विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में भी तैयारी जोरों से चल रही है। प्रत्येक नवरात्र पर्व में मंदिर ट्रस्ट समिति और प्रशासन की संयुक्त बैठक होती है। आज इसी संदर्भ में जिला कलेक्टर और एसपी राजनांदगांव में शामिल हुए। कलेक्टर डोमन सिंह की अध्यक्षता में मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति की बैठक मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि सभी अधिकारी अपने विभागों से संबंधित सौंपे गए कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि बड़ी संख्या में दर्शनार्थी माताजी के दर्शन को आते हैं। यात्रियों और पदयात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने सभी अधिकारी शिद्दत से कार्य करें। कलेक्टर ने कहा पदयात्री मार्ग अथवा मरम्मत योग्य सड़कों पर पैच वर्क और मरम्मत पूर्ण कर लिया जाए। देखिए, हमेशा नवरात्र के दोनों अवसर पर जिला कार्यालय में एक बैठक होती है और यहाँ बैठक होती है, जिसमें पिछले वर्षों के अनुभव, पिछले मेला के अनुभव के आधार पर और सुविधाएं श्रद्धालुओं को कितना अच्छा हम दे सकते हैं, इस विषय पर बात होती है। कुछ नई सुविधाएं जोड़ते भी हैं हम लोग, कुछ कमियां रहती हैं उसको सुधारते भी हैं, ताकि लोगों को अच्छे से दर्शन हो सके और उसका लाभ ले सके। सर चलिए, इस बार हम लोग लिए हैं तो क्रियान्वित करेंगे। सभी अधिकारियों को गंभीरता पूर्वक बताया गया है। मैं खुद भी 2 बार 3 बार 4 बार आते रहता हूँ, अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी करता हूँ, गोपनीय रूप से भी आता हूँ। माँ बमलेश्वरी देवी की जय। हर वर्ष की तरह इस तरह इस वर्ष भी नवरात्र की व्यापक तैयारियां ट्रस्ट मंडल द्वारा की जा रही है। इस तैयारी में इस नवरात्र में ऐसा लग रहा है कि बहुत भीड़ आने वाली है। इसको देखते हुए ट्रस्ट मंडल पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी के लिए तैयार है और हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता भी पूरे मुस्तैद है कि जितने भी भीड़ आए उनको सुंदर सुलभ दर्शन करा सके। इस व्यवस्था के तहत अभी पिछले 10 दिनों से रोपवे का भी मेंटेनेंस कार्य चल रहा है, जिससे सुचारू रूप से उसका संचालन इन नवरात्र के दिनों में हो सके। इसके साथ ही हमारा जो कंट्रोल रूम है उसमें 155 कैमरे पूरे लाइव चालू है। साथ में हम लोग अभी 10x20 की 2 LED स्क्रीन भी एक रोपवे में और एक नीचे मंदिर में स्थापित कर रहे हैं, जिससे लोगों को बाहर से ही लाइव दर्शन और देवी जी का जो आरती है उसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही मीटिंग एरिया जो है उसमें जगह जगह करके 10 से 11 55 इंच की टीवी का भी स्थापना की गई है, जिससे लोगों को लाइव दर्शन लाभ प्राप्त हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas.
We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किंग्सवे अस्पताल नागपुर एक अत्याधुनिक सुविधा और विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल के लिए प्रसिद्ध है, जो कि अब भिलाई में कदम रखने जा रहा है और अपने सहयोग की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहा है। छत्तीसगढ़ में इस रणनीति साझेदारी का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का विस्तार करना है। दुर्ग जिले में अब न्यूरो और स्पाइन के मरीजों को भटकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 राज्यों में संचालित किंग्सवे अस्पताल अब भिलाई में खुलने वाला है। इसको लेकर किम्स अस्पताल प्रबंधक और भिलाई नर्सिंग होम के बीच समझौता हुआ है। डॉक्टर्स का कहना है कि किंग्सवे अस्पताल स्वास्थ्य देखभाल में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। यह अधिकांश कुशल और अनुभवी डॉक्टर्स की एक टीम लाता है, जो विभिन्न चिकित्सक विषयों में विशेषज्ञ हैं। भिलाई में न्यूरोसर्जन के लिए ओपीडी के शुभारंभ के साथ मरीजों को अपने शहर में ही इन प्रतिष्ठित डॉक्टरों की विशेषज्ञता से भी लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। किंग्सवे अस्पताल और भिलाई नर्सिंग होम के बीच सहयोग जिले के साथ साथ आसपास के जिले के लोगों को भी व्यापक उपचार सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिसमें उच्च स्तरीय चिकित्सक कराया जाएगा। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ पे भिलाई नर्सिंग होम में किंग्सवे हॉस्पिटल की तरफ से जो ओपीडी शुरू होने वाली है, हर महीने के चौथे शनिवार को दोपहर को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक समय रहेगा। इसमें न्यूरो और स्पाइन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसके बारे में ट्रीटमेंट के हिसाब से पेशेंट्स को जो भी फैसिलिटीज है वो ट्रीटमेंट के हिसाब से दिए जाएंगी और पेशेंट्स के जो आशंकाएं हैं उनको समाधान किया जाएगा। ये सुविधा नवंबर से चालू होगी और हम हर महीने के चौथे शनिवार को यहाँ पे आएंगे। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि न्यूरोसर्जरी विभाग में अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा न्यूरो और स्पाइन डॉक्टर शैलेश केलकर द्वारा न्यूरो और स्पाइन में नई ओपीडी का शुभारंभ पीठ दर्द, गर्दन दर्द, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल स्पेंडिलिटिस जैसे ट्यूमर के मामलों का इलाज करते हैं और उन्नत सेवाओं को साझा किया है। यह मरीजों को पेशकश करेगा। नई ओपीडी मरीजों के लिए व्यापक उपचार सेवाएं प्रदान करेगी। शैलेश केलकर के अभिभावक से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इन्होंने न्यूरो सर्जरी में अपनी मास्टरी की है, जर्मनी यूके से भी इन्होंने विशेष ट्रेनिंग भी ली हुई है और पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पे भिलाई में आते भी थे। जब वो सर वॉकआउट हॉस्पिटल से अटैच थे उस समय भी उन्होंने काफी केसेस यहाँ करते थे। इतना रस रहता था कि हमको सर को बोलना पड़ता था कि सर आप महीने में 1 दफा नहीं 2 दफा का प्लान बनाइए। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ से जितने भी केसेस गए हैं और जो कुछ भी इनसे हो सकता था, जैसे जनरल वार्ड में जो भी वहाँ एडमिट होता था वॉकआउट में, सर ने अपने लेवल से बहुत ही अच्छा किया। बल्कि मैं सर को तो एक और रिक्वेस्ट किया हूँ कि भिलाई नर्सिंग होम अभी आईसीयू के मामले में भी कम से कम 16 बेडेड आईसीयू हो गया है और अच्छा इक्विप्ड हॉस्पिटल हो गया। बल्कि पिछले 2 महीने से ओटी में लगातार काम चल रहा है।
तो अगर सर भी यहाँ पे भी अगर जो छोटे मोटे केसेस हों उनके लिए भी मैं सर को रिक्वेस्ट करूँगा, ताकि यहाँ की जनता को नागपुर जाने तो जाएंगे, क्योंकि इससे बढ़िया सर्जन हमारे पास तो कोई ना था, ना आया है, ना आएगा। सर से तो हम इतनी उम्मीद करते हैं तो जो मिनिमम जो सर्जरी की जरूरत पड़े और यहाँ पॉसिबल हो तो वहाँ भी यहाँ कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से भी जो मरीज जो बेचारे पोर कास्ट के हैं, जो जनरल वार्ड में एडमिट हैं, उनको सर ने भी हमको श्योर किया है, आप लोगों को भी बोला है कि अपनी तरफ से वो जितना भी हो सकेंगे उनके लिए बेस्ट से बेस्ट करेंगे, बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सर की सर्जरी का यहाँ के लोग प्रैक्टिकल, क्योंकि भिलाई से जुड़े हुए हैं शुरू से, इस अंचल के लोग दूर गए, राजनांदगांव काफी देर कर चाहते थे। मैंने तो बहुत सारे मेरे उड़ीसा के भी पेशेंट हैं, कुछ लोग आते हैं उड़ीसा से भी सर को यहाँ दिखाने आए हुए। तो हम उम्मीद करते हैं कि सर के आने से इस क्षेत्र की जनता को जो बहुत ही सारे आज तक प्रॉब्लम्स हैं, क्रोनिक बैकएक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत सारी चीजें हैं, और भी सर्जरी की जो लायक जगह उनको सर अच्छे से अंजाम देंगे। और इस क्षेत्र की पर्टिकुलरली हमारे दुर्ग, रायपुर, भिलाई और राजनांदगांव की जनता को वो अपनी बेस्ट तरीके से। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्रमांक 74 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद यहां भाजपा के खिलाफ बगावत के स्वर दिखाई दे रहे हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा करते हुए यहां से पूर्व विधायक विनोद खंडेकर को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा से ही टिकट के दावेदार में शामिल रहे ब्रिजेश श्यामकर को भारतीय जनता पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया। अब इसके बाद यहां बगावत के स्वर देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जिला पंचायत सदस्य राजेश श्यामकर ने आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाली और नाम निर्देशन पत्र की प्रक्रिया शुरू होते ही कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इस दौरान राजेश श्याम ने कहा कि वह अपने कार्यकर्ता की भावनाओं के अनुरूप यह कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम उठाने के लिए उन्हें भाजपा नेताओं ने मजबूर किया है। राजेश श्यामकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि डोंगरगढ़ में टिकट वितरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं से राय नहीं ली थी और अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप आज नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर डोंगरगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यहां तीसरे स्थान पर होगी। आज मैं अपने भाइयों और बहनों सभी कार्यकर्ताओं के सामने मैं नतमस्तक हूं, जिनकी भावनाओं के अनुरूप मेरे को यह कदम उठाना पड़ रहा है। आज बहुत ही दुखी मन से हम लोग यह सब कदम उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मजबूर किया है कि मेरे को यह कदम उठाना पड़े और मेरे सभी कार्यकर्ताओं को यह कदम उठाना पड़े। कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप नहीं जाना चाहता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमें मजबूर किया है यह कदम उठाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हमेशा पार्टी को जिताती आई है। भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप इन्होंने टिकट दिए हैं। आज सभी कार्यकर्ता और मैं भी दुखी हूँ। आज हम लोग यहाँ से सब नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। किसी भी पार्टी की जीत, मैंने पहले भी कहा कि बिना कार्यकर्ता के पार्टी कभी जीत नहीं सकती, लेकिन कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं किया गया, अवहेलना की गई। पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं के सामने बताया गया कि हम सर्वे कराएंगे, ये ढोंग और ढकोसला किया गया। आज डोंगरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी, ये मैं आप लोगों को कार्यकर्ताओं के बदौलत बताना चाहता हूँ। कार्यकर्ताओं की ताकत पे दम पे आज मैं यहाँ से अपना कलेक्ट्रेट तक नामांकन लेने के लिए जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की टिकट डोंगरगढ़ के कुछ चंद व्यवसायी और दोगले लोगों के राय शुमारी से टिकट दी गई है। कार्यकर्ताओं के राय शुमारी करके भी उन्होंने टिकट नहीं दी है। कार्यकर्ता हजारों लोग गए कि आप इस प्रत्याशी को टिकट दीजिए, राजेश श्यामकर को टिकट दीजिए, लेकिन कार्यकर्ताओं की अवहेलना की गई है। कार्यकर्ता की अवहेलना की गई है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जिन नेताओं को घिसे पीटे चेहरों को टिकट दी थी, उसी घिसे पीटे चेहरों को आज भी टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी आज भी बहुत बुरी स्थिति है। बड़ी संख्या में जिला पंचायत सदस्य राजेश श्यामकर के साथ उनके समर्थक और कार्यकर्ता रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे।
राजेश श्यामकर ने बगावत के बाद अब डोंगरगढ़ की भाजपा की राजनीति समीकरण में बिगड़ती दिखाई दे सकती है। एक और जहां पूर्व विधायक विनोद खंडेकर भाजपा के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता राजेश श्यामकर भी डोंगरगढ़ विधानसभा से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे। इस क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य होने के चलते राजेश श्यामकर की भी क्षेत्र में अच्छी बैठ है और उनके सैकड़ों समर्थक व कार्यकर्ता हैं। ऐसी स्थिति में यहां अगर राजेश श्यामकर चुनावी मैदान में बने रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। 15 अक्टूबर से इस साल नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। जगह जगह दुर्गा पूजा पंडाल का आयोजन होगा। ऐसे में दुर्ग जिले में इस साल बहुत ही भव्य दुर्गा पंडाल का आयोजन किया जा रहा है। कोलकाता के पंडाल निर्माता भिलाई के सेक्टर 7 में दुर्गा पूजा के लिए अयोध्या में बनाए गए राम मंदिर की प्रतिकृति बनाएंगे। यह दुर्ग जिले के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। भिलाई स्थित सेक्टर 7 में सार्वजनिक दुर्गा समिति के द्वारा नवरात्रि में भव्य दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। इस बार दुर्गा पूजा पंडाल की थीम अयोध्या राम मंदिर की तरह होगी। ये पंडाल 100 फीट ऊंचा होगा। इस भव्य पंडाल को बनाने और सजाने में 6000 बांस सूरत से मंगवाए हुए हैं। 7000 मीटर कपड़े, 300 किलो लोहे की खील, थर्मोकोल के 4000 टुकड़े और 300 लीटर पेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंडाल के अध्यक्ष उज्जवल दत्त का कहना है कि हर साल हम नए नए थीम पर पंडाल का निर्माण करवाते हैं। इस बार अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर का थीम पर पंडाल बनाया जा रहा है। कोलकाता से आए 100 कारीगर पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति सेक्टर 7 सड़क 15-16 है, जिसका संचालन श्री राधे कृष्ण देवभूमि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। हर साल हम लोग नया नया थीम लेके पूजा को करते हैं। इस बार हम लोग भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि अयोध्या में जो बनने वाला भव्य राम मंदिर है उसी को बना रहे हैं और काफ़ी अच्छा बन रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लगभग 100 लोग काम कर रहे हैं। आज 2 महीना होने जा रहा है 100 लोगों को काम करते करते, और 100 फीट इसकी हाइट है और 150 फीट इसकी चौड़ाई है और काफी सुंदर बनने वाला। अभी भी आप देखेंगे तो काफी सुंदर है। पूरा बना नहीं है जबकि, और ये तो बाहर से आप देख रहे हैं, अंदर तो और भी ज्यादा सुंदर है। राम मंदिर बनाया, उसका अंदर वाला जो है राम भगवान का लिए जो चीज बनाने हम लोग को देख के सब पूरा बना दिया। और बाहर वाला तो मंदिर तो बना ही से किया है पूरा। 1.5 महीना लग गया हमारा 35 आदमी के लिए। पूरा रात भोर का वो क्या होगा 4 बजे तक काम किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। नमस्कार।